Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another video lecture on the topic of gaseous exchange in plants, means respiration in plants, from Sargodha Board first year biology book. In this lecture, we will discuss about the type of respiration first. Then we will discuss about the importance of respiration in air, and we will move toward our main topic, that is about रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले हमने क्या चीज़ डिस्कस करनी है कि रेस्पायरेशन की कितनी टाइप होती हैं और किस लेवल की होती हैं। दूसरा कि रेस्पायरेशन एयर के अंदर किस तरह से पॉसिबल है या उसके क्या रीज़न होते हैं। और फिर हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होगा रेस्पायरेशन इन प्लांट्स, क्योंकि रेस्पायरेशन इन प्लांट्स को पढ़ने से पहले हमारे लिए इन बाकी बातों को जानना भी बहुत ज़रूरी है। और फिर हम देखेंगे कि प्लांट्स बेसिकली रेस्पायर कैसे कर सकते हैं या प्लांट रेस्पायरेशन करते क्यों हैं, उसके क्या रीज़न है या उसका क्या फ़ायदा या नुकसान होता है। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग लेक्चर्स भी मिलते रहें रिलेटेड टू सरगोधा बोर्ड एंड फेडरल बोर्ड बायोलॉजी, ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर विद द नीड ऑफ रेस्पायरेशन फॉर गैशियस एक्सचेंज या रेस्पिरेटरी गैशियस एक्सचेंज। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि गैशियस एक्सचेंज की ज़रूरत क्या पड़ गई। तो इसमें पहली बात तो ये है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की एक कांस्टेंट सप्लाई चाहिए होती है, यानी एनर्जी उन्हें हर वक्त चाहिए होती है ताकि वो अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकें। रेस्पिरेशन एक ऐसी इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी है जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है, चाहे प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, सबके अंदर रेस्पिरेशन होती है। और रेस्पिरेशन हमेशा दो लेवल की होती है, एक ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन और एक होती है सेलुलर रेस्पिरेशन। ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन को आप तो ब्रीदिंग और वेंटिलेशन कहते हैं, यानी जिस तरह हम सांस ले रहे होते हैं, रेस्पायर कर रहे होते हैं, तो ये क्या होती है ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन जो होती है ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर, क्योंकि इसमें बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करके एक प्रोडक्ट की ब्रेकडाउन की जाती है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ किया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ हमें काफ़ी क्वांटिटी में एटीपी भी मिल जाता है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि रेस्पिरेशन की ये ज़रूरत थी। मतलब हम इसको एक दफ़ा फिर से समराइज़ कर लेते हैं। रेस्पिरेशन क्या है कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में से एक है। पहली बात यह है कि रेस्पिरेशन दो लेवल पर हो सकती है, ऑर्गेनिज्मिक और सेलुलर लेवल। ऑर्गेनिज्मिक यानी कि हम जब रेस्पायर कर रहे हैं उसी को हम ब्रीदिंग वेंटिलेशन ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स के अलावा अगर हम सेलुलर लेवल पर देखते हैं तो जब एक मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होके यानी ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करके उसकी ब्रेकडाउन की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज़ होता है, लेकिन लार्ज क्वान्टिटी में एटीपी बनाया जाता है, तो उसको हम नाम देते हैं कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन थी, जिसकी डिटेल चैप्टर 11 के अंदर हमने ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की फॉर्म में डिस्कस की है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो स्क्रीन पर आपको कुछ और पॉइंट भी नज़र आ रहे होंगे, यानी कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ गैशियस एक्सचेंज इन एयर एंड वाटर। यानी दो तरह के हमारे पास मीडियम है। मीडियम कहते हैं एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर कोई एक्टिविटी हो रही हो। वाटर भी एक लिक्विड मीडियम है। ठीक है, एयर हमारे पास क्या है, गैस मीडियम होता है। इनके अंदर जो है गैशियस एक्सचेंज हो रही होती है, क्योंकि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स भी हैं यानी जो पानी में रहते हैं और लैंड के ऊपर पाए जाने वाले भी ऑर्गेनिज्म होते हैं। अगर हम गैशियस एक्सचेंज की बात करते हैं तो ऑर्गेनिजम्स में ये सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन की वजह से पॉसिबल है। रेस्पिरेटरी गैसेस जो होती हैं ये एक्सचेंज होती हैं हमारे फ्लूइड के दरमियान और आउटसाइड मीडियम में, यानी बाहर जो इन्वायरमेंट और हमारा जो बॉडी फ्लूइड होता है उसमें जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है उसी को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। अब मीडियम जो बाहर का है वो एयर भी हो सकती है, वो वाटर भी हो सकता है, लेकिन कोई एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करते हैं, देयर इज़ नो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म फॉर रेस्पिरेटरी गैसेज अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। यानी कोई ख़ास ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता कि जो बाकायदा एयर को एक एक सेल तक लेकर जाए। तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से गुजारने के लिए जो है ना कोई ख़ास सिस्टम नहीं होता, बल्कि इसमें क्या होता है कि रेस्पिरेटरी सरफेस, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है यही इसके अंदर मेजर रोल प्ले कर रहा होता है। बेसिकली इस टॉपिक के अंदर आपने ये देखना है कि एयर और जो वाटर है ये दोनों मीडियम किस तरह से गैशियस एक्सचेंज करवा सकते हैं और इनमें से बेटर कौन सा मीडियम है। अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो ऑक्सीजन की ज़्यादा क्वांटिटी एयर के अंदर मौजूद होती है। ठीक है,
और एयर के अंदर ज़्यादा आसानी से गैशियस एक्सचेंज हो सकता है एज़ कम्पेयर टू वाटर। यानी ऑक्सीजन की हम बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन क्या है कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये भी गैस है और एयर भी मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं। तो वहाँ पर एयर के अंदर गैस की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है और वहीं से गैशियस एक्सचेंज आसान है। लेकिन वाटर लिक्विड है और ऑक्सीजन क्या होती है, गैस, तो वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इन्हीं पॉइंट्स को हम देख लेते हैं, कंपैरिजन देख लेते हैं कि किस तरह से जो है एयर और वाटर के दरमियान जो है गैशियस एक्सचेंज का हमने कंपैरिजन देखना है कि किस तरह से ये दोनों एक दूसरे के साथ कंपैरेटिवली जो है ऑक्सीजन को किस तरह से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और इनमें बेटर मीडियम जो है वो कौन सा है और उसकी क्या रीज़न्स हैं, या आप इनको एक दूसरे से कैसे जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो पहला पॉइंट हमारे पास ये आता है नंबर 1 कि अगर आप ये चीज़ डिस्कस करते हैं, फर्स्टली हम ये कहते हैं नंबर 1 पॉइंट पे कि अगर ऑक्सीजन को देखा जाता है, सो ऑक्सीजन क्या होती है कि एयर के अंदर इसका कंटेंट या इसका वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर। यानी आप इक्वल क्वांटिटी की, हम कहते हैं कि अगर आप इक्वल क्वांटिटी लेते हैं वाटर की और साथ में एयर की भी, तो सेम अमाउंट में अगर आप वाटर में देखें तो 10 ml ऑफ ऑक्सीजन आपको मिलती है, लेकिन सेम क्वांटिटी में अगर आप एयर को देखें तो एयर में 200 ml जो है वो ऑक्सीजन होती है। यानी ऑलमोस्ट 190 टाइम्स ज़्यादा है कि इक्वल क्वांटिटी एयर की भी हो और वाटर की भी हो। तो वाटर में कितनी ऑक्सीजन है, 10, और एयर में कितनी होती है, 200 ml पर लीटर, ठीक है। यानी 1 लीटर की हम बात कर रहे हैं। सेकेंडली हम कहते हैं कि ऑक्सीजन जो है ये 8000 टाइम्स मोर क्विकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, डिफ्यूज़ होती है एयर में एज़ कम्पेयर टू वाटर। क्योंकि ऑक्सीजन भी गैस है, वाटर भी अगर हम एयर की बात करते हैं वो भी मिक्सचर ऑफ गैसेज है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन का ट्रैवल करना और डिस्ट्रीब्यूट होना, डिफ्यूज़ होना बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू वाटर। ये दो डिफरेंस के पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट हम ये कहते हैं कि ब्रीदिंग वेंटिलेशन में भी एक्सचेंज ऑफ गैसेज ही होता है। वाटर के अंदर जो वेंटिलेशन है ये बहुत डिफ़िकल्ट होती है एज़ कम्पेयर टू एयर। रीज़न इज़ दैट वाटर 8000 टाइम्स ज़्यादा डेंस होता है एज़ कम्पेयर टू एयर। यानी वाटर बहुत डेंस है एज़ कम्पेयर टू एयर इन टर्म्स ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। विस्कोसिटी यानी गाढ़ापन जो है, वाटर क्या होता है 50 टाइम्स मोर विस्कस होता है एज़ कम्पेयर टू एयर। इस वजह से हम कहते हैं कि एयर एक बेस्ट मीडियम है, ठीक है। इसको समराइज़ कर लेते हैं। हमने ये कहा है कि एयर जो होता है गैशियस एक्सचेंज के लिए एक बेस्ट मीडियम है। पहली बात ये है कि एयर के अंदर ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है, 1 लीटर एयर के अंदर 200 ml ऑक्सीजन होती है, दैट्स वाई ये बेटर है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है कि एयर जो होती है ये ऑक्सीजन जो है ये एयर के अंदर 8000 टाइम्स मोर ईजिली डिफ्यूज़ हो सकती है। थर्ड पॉइंट ये होता है कि जो है ना वेंटिलेशन एयर के अंदर बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि एयर जो होती है ये लेस डेंस होती है, डेंसिटी इसकी ना होने के बराबर। और फोर्थ पॉइंट क्या होता है कि इस वजह से भी गैशियस एक्सचेंज बहुत आसान होती है एयर के अंदर, क्योंकि वो वाटर से 50 टाइम्स लेस डेंस होती है, ठीक है। ये एयर के पॉइंट हो गए और ऑपोजिट पॉइंट्स जो होंगे वो वाटर के लिए हो जाएंगे। तो यहाँ से 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। यहाँ से आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो ये आता है, ये आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है सरगोदा बोर्ड के पेपर में, वाई एयर इज़ बेटर मीडियम देन वाटर फॉर गैशियस एक्सचेंज। वाई एयर इज़ बेटर मीडियम देन वाटर फॉर गैशियस एक्सचेंज। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको आ जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। सो इन दोनों टॉपिक से हमारे 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने मेन जो है टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, के प्लांट्स में गैशियस एक्सचेंज कैसे होती है। हम कहते हैं कि बिल्कुल एनिमल्स की तरह जो प्लांट्स होते हैं ये भी एनर्जी रेस्पिरेशन से ही लेते हैं, लेकिन प्लांट्स में अगर आप देखते हैं तो कोई स्पेशल ऑर्गन या सिस्टम नहीं है गैशियस एक्सचेंज के लिए। लाइक एनिमल्स में तो जैसे लंग्स होते हैं ना रेस्पिरेशन के लिए, प्लांट्स में ऐसी कोई कंडीशनिंग, कोई ख़ास स्ट्रक्चर नहीं होते। इवन कि हर सेल जो होता है प्लांट का वो गैशियस एक्सचेंज कर रहा होता है अपनी नीड के अकॉर्डिंग, जितनी उसको ज़रूरत है वो आसानी से जो है वो एक्सचेंज कर रहा होता है। तो जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है प्लांट्स के अंदर, यानी कंडक्शन सिस्टम है, लाइक जाइलम एंड फ्लोएम है, जो वाटर और न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं, तो इनका काम सिर्फ वाटर और न्यूट्रिएंट तक ही होता है। ये ऑक्सीजन की या गैसेस की जो है वो ट्रांसपोर्ट के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है।
इवन कि जो मीज़ोफिल सेल्स होती हैं जिनका काम है फ़ोटोसिंथेसिस करवाना, वो स्पेशलाइज्ड होते हैं फ़ोटोसिंथेसिस के लिए। सो जो प्रेजेंट ये कहाँ पे होते हैं कि लार्ज क्वांटिटी में इनके अंदर एयर स्पेसेस होती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं, लेट्स से कि ये प्लांट की जो है वो अपर एपिडर्मिस है, ठीक है। अपर एपिडर्मिस के अंदर जो है ये पेलिसेड मीज़ोफिल सेल्स होती हैं, ठीक है। इस तरह से इनकी रेक्टेंगुलर शेप है और इनके नीचे क्या होती है कि इस तरह से स्पॉन्जी मीज़ोफिल जो है ये ऐसे मौजूद होती है। इनमें जो है काफ़ी क्वांटिटी होती है, एयर स्पेसेस मौजूद होती हैं। फिर जो नीचे है ना, ये लोअर एपिडर्मिस होती है। अब हम क्या चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि अपर, और ये अपर एपिडर्मिस हो गई, ठीक है। ये सारी रीजन क्या है, मीज़ोफिल। ये है जिसको हम नाम दे रहे हैं पेलिसेड मीज़ोफिल, ये है स्पॉन्जी मीज़ोफिल। ये आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, जो जहाँ पे मैं डॉट लगा रही हूँ, ये बेसिकली क्या होती हैं, एयर स्पेसेस हैं, ठीक है जी। जैसे उन्होंने दिखाने की कोशिश तो की है, लेकिन क्योंकि ग्रीन है सारा, तो इस वजह से वहाँ पे आपको क्लियर नहीं है ये चीज़। अब हम ये कह रहे हैं कि जितने भी मेसोफिल सेल्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में, उनके दरमियान ये जो आपको एम्प्टी स्पेस नज़र आ रही है, ये है सेल एयर स्पेस। एयर स्पेस गैसेस एक्सचेंज करती है इस तरह से कि यहाँ जो बेसिकली जो है एक ओपनिंग मौजूद होती है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इन लीव्स के जो सेल्स हैं इनके दरमियान, और नीचे से भी कुछ प्लांट्स में अपर एपिडर्मिस पर होती है, कुछ में लोअर एपिडर्मिस पर होती हैं। ये ओपनिंग्स मौजूद होती हैं जो कि थोड़ी सी अगर हम इन ओपनिंग्स की बात करते हैं तो ये ओपनिंग्स जो हैं वो इस शेप में होती हैं, ठीक है। जिसको हम, ये क्या है, गार्ड सेल्स हैं, और इसके दरमियान की ये जो ओपनिंग है इसको हम नाम क्या दे रहे हैं, स्टोमेटा का, ठीक है। इसी तरह जो है यहाँ पे लेट्स से गार्ड सेल्स हैं, तो ये ओपनिंग क्या होगी, ये ओपनिंग है स्टोमेटा। सो ये स्टोमेटल अपर्चर, स्टोमेटा जो होता है ये डायरेक्ट साइट होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। सो प्लांट, क्या हमने पढ़ा कि प्लांट्स में कोई ख़ास ऑर्गन नहीं है, जाइलम फिलोएम के काम गैशियस एक्सचेंज नहीं होता, बल्कि प्लांट के जो मेसोफिल सेल्स हैं उनके दरमियान एम्प्टी स्पेस होते हैं जिसको एयर स्पेस कहते हैं। एयर स्पेस गैशियस एक्सचेंज करती है इस तरह से कि जो स्टोमेटा है ये डायरेक्ट अपर्चर होती है जिससे एयर एंटर होती है, एयर स्पेस में जाती है, यानी ये खाली जगह में जाती है, और यहाँ से हर एक सेल अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो गैसेस एक्सचेंज कर लेता है। तो इस तरह से प्लांट जो है ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं। इसके बाद हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि अगर आप प्लांट्स के सरफेस एरिया की बात करते हैं, सो नंबर ऑफ़ स्टोमेटा जो होती हैं ये बहुत ज़्यादा हैं। ऑलमोस्ट 12,000 स्टोमेटा पर स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ लीव सरफेस मौजूद है टोबैको प्लांट के अंदर, ठीक है। इतना ज़्यादा स्टोमेटा की क्वांटिटी इसलिए होती है कि ये इंटरसेलुलर स्पेस या वही एयर स्पेस में मौजूद होते हैं। एयर स्पेसेस जो है ना हनी कॉम्ब की तरह होती हैं, और एयर स्पेस की क्वांटिटी कितनी है, 40% ऑफ लीव सरफेस। लाइक फॉर एग्जांपल ये जो है एक लीव का सरफेस है, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से, और हमने उस लीव के सरफेस के अंदर हमने इस पोर्शन को जो है वो जूम किया था, तो हमने कहा था कि ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है, एंड ऑल दैट, कि उसमें जो है अमाउंट मौजूद है सेल्स की। सो 40% जो है एयर स्पेस वहाँ पे मौजूद होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो तो ऑक्सीजन लेते हैं डिफ्यूज्ड फॉर्म में, जिसको हम डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन कहते हैं। अब वो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन कैसे लेते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर है H2O, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे आयंस भी होते हैं, तो वो ऑक्सीजन लेती हैं इस तरह से O2 नेगेटिव आयन की फॉर्म में, जिसको हम डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन कहते हैं, जो आयनिक फॉर्म में इनको मिलती है, ठीक है। जैसे सेम वैसे ही केमिस्ट्री का रिएक्शन, जैसे मतलब आप पढ़ते हैं कि सोल्यूशन में कोई रिएक्शन होगा, तो बिल्कुल वैसे ही वाटर की जो ऑक्सीजन होती है वो इसी फॉर्म में प्लांट को मिलती है। लेकिन एयर की तो बहुत आसानी से मिल जाती है, क्योंकि वो डायरेक्टली गैसेस एक्सचेंज जो है जो कर लेता है। यहाँ से इस पैराग्राफ से जो आपको आती है चीज़, ये पैराग्राफ आपका MCQs के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आपने इसको समझना है और MCQs यहाँ से प्रिपेयर करने हैं, ताकि किसी किस्म की कोई आपको डिफ़िकल्टी ना हो। इसके अलावा यहाँ से कोई क्वेश्चन वगैरह आपको नहीं आता। फिर हम आ जाते हैं फ़ोटो रेस्पायरेशन के ऊपर, ठीक है। फ़ोटो रेस्पायरेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। पहले देखते हैं कि ये होती क्या चीज़ है। फ़ोटो रेस्पायरेशन क्या है कि प्लांट जब डे टाइम पे रेस्पायरेशन करेगा, दिन में जब रेस्पायरेशन करेगा, सो सनलाइट के प्रेजेंस में रेस्पायरेशन होगी, इसको हम नाम देते हैं फ़ोटो रेस्पायरेशन का। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑब्वियसली कार्बन ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके इस्तेमाल किया जाएगा, मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होगी, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी, साथ एनर्जी भी रिलीज़ होगी। इस वजह से हमने इसको फ़ोटो रेस्पायरेशन कहा है। ये लाइट डिपेंडेंट होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करवाया जा रहा होता है।
और ये बिल्कुल फोटोसिंथेसिस के साथ ही होती है। फोटो रेस्पिरेशन में एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज रुबिस्को। अब वैसे इसका नाम है राइबोलोज बिसफॉस्फेट, ठीक है। एक एक्टिव साइट होती है ऑक्सीजन के लिए तो ऑक्सीजनेज कहते हैं, और दूसरी एक्टिव साइट होती है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए तो कार्बोक्सिलेज कहते हैं, ठीक है जी। ये दोनों पॉइंट इस वजह से हैं क्योंकि इसके पास ये एक्टिव साइट्स होती हैं। सो रुबिस्को जो होता है फोटो रेस्पिरेशन जब करवा रहा होता है तो ये एंजाइम जो है वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करता है। अगर आपको याद हो तो जो केल्विन साइकिल है, ठीक है, ये केल्विन साइकिल का रिवर्स होता है। वहाँ पे हमने कहा था कि रुबिस्को जो होगा, हमने ये पढ़ा था कि जो रुबिस्को होता है, ठीक है, ये रुबिस्को फिक्स करता है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को। लेकिन यहाँ पे रुबिस्को क्या कर रहा है, रुबिस्को जो है ये फिक्स कर रहा होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को। तो इस वजह से हम इसको नाम क्या देते हैं, हम इसको नाम देते हैं ऑक्सीजनेज का। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किस तरह से होता है। द वेरी फर्स्ट स्टेप अगर आप देखते हैं तो RUBP यानी राइबोलोज बिसफॉस्फेट जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, यानी रुबिस्को इसको कंबाइन करवाएगा। रुबिस्को बहुत इंपॉर्टेंट अबंडेंट प्रोटीन है जो क्लोरोप्लास्ट में या दुनिया में पाए जाने वाले प्रोटीन में से सबसे इम्पॉर्टेंट है रुबिस्को। सो आपने ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, दैट रुबिस्को इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन क्लोरोप्लास्ट एज वेल एज अराउंड द वर्ल्ड। सो रुबिस्को दोनों तरह काम करता है, कार्बोक्सिलेज भी ऑक्सीजनेज भी। यहाँ पे इसने जो है ऑक्सीजनेज के तौर पे काम करना है। सो जैसे ही RUBP यानी राइबोलोज बिसफॉस्फेट और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं एंजाइम रुबिस्को की मदद से तो ग्लाइकोलेट बन जाता है। ग्लाइकोलेट जो होता है ये फ़ौरन से डिफ्यूज़ आउट होता है, मेसोफिल से निकल के ये चला जाता है पेरोक्सिसोम में। ये रिएक्शन हो कहाँ पे रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है लीफ के मेसोफिल में। मेसोफिल के अंदर ये वाला पहला रिएक्शन हो रहा है मेसोफिल सेल की साइटोप्लाज्म में, और वहाँ से सेल साइटोप्लाज्म से जो है ग्लाइकोलेट मूव करता है मेसोफिल के पेरोक्सिसोम में, ठीक है। पेरोक्सिसोम में जाके ग्लाइकोलेट जो है ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइसिन मॉलिक्यूल में। ग्लाइसिन फ़ौरन जो है ये मूवमेंट करता और चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में जाके दो ग्लाइसिन मॉलिक्यूल जो है कंबाइन करके एक रिएक्शन करते हैं कि ये कन्वर्ट हो जाते हैं सेरीन में और कार्बन डाइऑक्साइड में। सेरीन एक ऐसा अमीनो एसिड है जो कि सल्फ़र कंटेनिंग है और ये बहुत इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड है। यहाँ पे कार्बन एज अ बाय प्रोडक्ट जो है वो रिलीज़ हो चुका है। कार्बन क्योंकि एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज़ हो गया तो ये रेस्पिरेशन एक्टिविटी है, ठीक है। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि बेसिकली जो सेरीन होता है ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ये मैकेनिज़्म था फोटो रेस्पिरेशन का। हम अगेन रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये बात कही है कि पहले पॉइंट में क्या था कि जो रुबिस्को था RUBP, ठीक है, सॉरी राइबोलोज बिसफॉस्फेट मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है रुबिस्को एंजाइम की मदद से और ग्लाइकोलेट बन जाता है। ग्लाइकोलेट जो है ये कहाँ पे बना है, मेसोफिल के साइटोप्लाज्म में, उस सेल के साइटोप्लाज्म में। तो फिर उसी सेल के पेरोक्सिसोम की तरफ वो मूव करता है जहाँ पे जाके ग्लाइकोलेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइसिन के अंदर। ग्लाइसिन सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, ये फ़ौरन से माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ चला जाता है। दो ग्लाइसिन मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं तो एक सेरीन बनाते हैं और एक कार्बन डाइऑक्साइड। सेरीन अमीनो एसिड फिर प्लांट कहीं इस्तेमाल कर लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाएगी। अब ये सारी रेस्पिरेशन क्योंकि हो रही थी सनलाइट की प्रेजेंस में, दिन के वक्त हो रही थी, तो हमने इसको फोटो रेस्पिरेशन कहा है। अब हम देख लेते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलता है। जो बेसिकली RUBP है ये कन्वर्ट कर ये फोटो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो रहा था। ये ऐसा प्रोसेस है जो कि ATP और NADPH इस्तेमाल करता है जो कि केल्विन साइकिल में बनते हैं, और ये केल्विन साइकिल का हम कहते हैं कि रिवर्स है। ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज़ हुई थी ये क्या होती है कि ये रिलीज़ हुई है, अदर मतलब ये इस्तेमाल नहीं हुई, ये रिलीज़ हुई है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का भी ऑपोजिट है, और हमने फोटोसिंथेसिस के दूसरे स्टेप में केल्विन साइकिल पढ़ा था, इन दोनों का ये ऑपोजिट होता है। लेकिन आप खुद सोचें कि दिन में तो सिंथेसिस होनी चाहिए थी लेकिन फ़ोटो रेस्पिरेशन हो रही है। सो इस वजह से फ़ोटोसिंथेसिस जो है ये प्लांट में 25% कम हो जाती है। यानी हम कहते हैं कि 100% दिन का जो टाइम था उसमें से 75% जो है वो फ़ोटोसिंथेसिस हुई है और 25% जो है वो फ़ोटो रेस्पिरेशन हुई है। तो हम कह रहे हैं कि ये जो फ़ोटो रेस्पिरेशन है ये प्लांट के लिए अच्छा नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि इससे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो रहा है। एक पहला कॉन्सिक्वेंस यानी उसका आउटकम या साइड इफ़ेक्ट हो गया। दूसरा हमारे पास क्या है, जब काफ़ी ज़्यादा हम कहते हैं कि हॉट एंड ड्राई डे होता है, गर्मी होती है,
तो ऑक्सीजन तो इस्तेमाल नहीं हो पाएगी, क्योंकि लीव अपने स्टोमेटा बंद कर लेगा, स्टोमेटा बंद हो जाएगा तो उससे वाटर लॉस भी प्रिवेंट हो जाएगा और ऑक्सीजन भी नहीं ट्रैवल कर सकेगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी ट्रैवल नहीं कर सकेगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल तो डाउन हो जाएगा और ऑक्सीजन भरती चली जाएगी, बहुत ज़्यादा होती चली जाएगी। तो ये जो हम कहते हैं कि ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा होती गई है, इसी वजह से फ़ोटो रेस्पिरेशन हुई है। यानी ये हमने ये चीज़ डिस्कस करी ना कि फ़ोटो रेस्पिरेशन हुई क्यों है, उसका रीज़न क्या था। ये आपको रीज़न बताया गया है कि जब बहुत ज़्यादा दिन जो होता है गर्म होता है, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उस वक्त क्या है कि स्टोमेटा हो जाता है क्लोज़। जब स्टोमेटा क्लोज़ होगा तो वाटर लॉस नहीं हो सकेगा, ठीक है, ये तो अच्छी चीज़ है कि वो वाटर को बचा रहा है। लेकिन गैसेस भी एक्सचेंज नहीं हो सकेंगी, जिसके रिज़ल्ट में जो है ना, क्योंकि फ़ोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा हुई थी तो कार्बन डाइऑक्साइड तो सारी इस्तेमाल हो गई है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज़ हो गई। अब सेल के पास यानी लीव सेल के पास सिर्फ एक ही चीज़ है, ऑक्सीजन की रिच क्वांटिटी, और क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है, गर्मी बहुत ज़्यादा है और स्टोमेटा भी बंद है, तो फिर सारा पाथवे स्विच कर जाएगा टुवर्ड्स फ़ोटो रेस्पिरेशन और फ़ोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद ये तो हो गया इसका रीज़न। फिर हम देख लेते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें ये होता है कि फ़ोटो रेस्पिरेशन तो फोटोसिंथेसिस को क्योंकि 25% कम कर रही है, रिड्यूस कर रही है, तो क्यों अभी तक प्लांट जो है वो बड़े आराम से इसको कंटिन्यू करता है, क्योंकि प्लांट तो नॉर्मली ग्रो कर सकते हैं, फोटो रेस्पिरेशन की ज़रूरत तो नहीं थी। क्यों रेस्पिरेशन अभी तक भी होती है, मतलब इतने साल गुजरने के बाद। तो इसका सिर्फ एक ही रीज़न होता है कि बेसिकली यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ का, लेकिन एक हमारे पास सिर्फ रीज़न बच जाता है कि जो रुबिस्को है, ठीक है, ये जो हमने जिसको नाम दिया है रुबिस्को का, रुबिस्को के पास ये एबिलिटी है कि वो एज अ कार्बोक्सिलेज और एज अ ऑक्सीजनेज काम करता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो उस वक्त वो करवा लेगा फोटोसिंथेसिस, ठीक है, जो कि दिन के वक्त होती है और होती है 75%। और फिर उसके बाद हम कहते हैं कि जिस वक्त ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो फिर ये करवा लेगा फ़ोटो रेस्पिरेशन, जो कि होती है 25%, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि नॉर्मली हम ये कहते हैं कि एक्टिविटी होती है, यानी आपके माइंड में भी ये चीज़ आई होगी कि फ़ोटोसिंथेसिस अगर 25% कम हो रहा होता है तो क्यों जो है प्लांट रेस्पिरेशन की तरफ आता है। फ़ोटो रेस्पिरेशन इसी वजह से की जाती है, क्योंकि पहला रीज़न तो क्या है, एंजाइम मौजूद है रुबिस्को इसकी वजह से। दूसरा रीज़न ये होता है कि प्लांट इतना हीट अप हुआ पड़ा है, एक्सचेंज भी नहीं हो सकता, ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा भरी पड़ी है, तो उसको कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। तो इस वजह से जो है फ़ोटो रेस्पिरेशन की जाती है, ताकि जो है प्लांट के अंदर गैसेस एक्सचेंज मेंटेन की जा सके। ये दो रीज़न हैं कि अभी तक प्लांट्स क्यों फ़ोटो रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। पहला हमने ये पढ़ा है, ये इस चीज़ का रीज़न है कि फ़ोटो रेस्पिरेशन होती क्यों है, और दूसरा रीज़न ये है कि अगर 25% जो फोटोसिंथेसिस को कम कर रही है तो प्लांट इसको ख़त्म क्यों नहीं करता, प्लांट ने अभी तक इसको क्यों कंटिन्यू किया है। जहाँ पे हमारे पास दो रीज़न है, एक तो रुबिस्को और दूसरा क्या है कि गैसेस के जो क्वांटिटी है उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए या इक्वलाइज़ करने के लिए। इसके अलावा यहाँ से जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो ये आता है, व्हाट इज़ फोटो रेस्पिरेशन, राइट इट्स मैकेनिज्म। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फोटो रेस्पिरेशन, राइट इट्स मैकेनिज्म। यानी यहाँ आपने ये बताना है कि फ़ोटो रेस्पिरेशन होती क्या और मैकेनिज्म, यानी आपने जो पीछे ये स्टेप्स पढ़े हैं ना, ये तीनों स्टेप्स, ठीक है, ये आपने जो है लाजमी डिस्कस करने हैं। इसके अंदर आपने पहले ये बता देना है कि द व्हेन रेस्पिरेटरी एक्टिविटी टेक्स प्लेस इन डे टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दैट इज़ नोन एज फोटो रेस्पिरेशन। और ये रुबिस्को एंजाइम की मदद से होता है, जो एज अ कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज के तौर पे भी काम करता है। यहाँ पे वो एज ऑक्सीजनेज काम करके और ऑक्सीजन को जो है वो यूज़ करता है, तो हम इसको फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है जी। फिर मैकेनिज्म की हेडिंग आ जाएगी और आपने ये तीनों स्टेप्स जो हैं वो बिल्कुल इसमें मेंशन कर देने हैं। तो इसके अलावा ये जो आपको सामने पैराग्राफ नज़र आ रहा है, ये आपके एमसीक्यूज़ के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि ये जो गैसेस एक्सचेंज वाला है, यहाँ से ये आ सकता है कि एक क्वेश्चन आ सकता है, मेंशन 3 वेज ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स, के प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज कैसे होती है। पहली बात तो ये है कि प्लांट में गैसेस एक्सचेंज होती है एयर स्पेसेस के थ्रू। दूसरी बात ये है कि जो है वो स्टोमेटा इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। 3 सर्फेसेस आपने लिखने हैं ना। पहला सर्फेस क्या है कि एयर स्पेस, दूसरा सर्फेस क्या होता है कि उसमें स्टोमेटा है, और तीसरा कौन सा तरीका है जिससे प्लांट जो है वो हम कहते हैं कि गैसेस एक्सचेंज कर सकता है, तो वो फोटो रेस्पिरेशन के थ्रू कर सकता है, जिसमें
उसके मेसोफिल सेल्स डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। ठीक है जी, यानी आपने ये बताना है, जैसे क्वेश्चन है मेंशन 3 वेज ऑफ गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो आप कहते हैं कि गैशियस एक्सचेंज प्लांट में 3 वेज के थ्रू हो सकती है। नंबर 1 के एयर स्पेसेस के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू गैशियस एक्सचेंज हो सकता है। नंबर 2 के एयर स्पेसेस के थ्रू हो सकता है। और नंबर 3 के जो मेसोफिल सेल्स होती हैं इनके अंदर जो है फोटो रेस्पिरेशन होती है, जिससे गैशियस एक्सचेंज जो है वो पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे जो है वो लिख देना है। इस टॉपिक को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और है भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा, मज़े का टॉपिक है। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो उससे अप्रिसिएशन मिलती है और ज़्यादा दिल करता है कि अच्छे अच्छे से लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड किए जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दें, ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। फॉर द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, टिल देन टेक केयर एंड गुड लक, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।